हमारे चैप्टर का नाम है द फैमिली, परिवार। इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो सोशियोलॉजी का जो चैप्टर 3 है फैमिली, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सोशियोलॉजी में जो है ये चैप्टर जो फैमिली है, इससे कुछ पॉइंट उठा के जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे फैमिली का डेफिनेशन हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैमिली साइकिल हो गया, फैमिली की बेसिक नीड क्या है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए, काफी इजी चैप्टर है, इजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए, द फैमिली चैप्टर जो है, इसकी शुरुआत जो है हम इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। देखिए, हमारे समाज में जो है बहुत सारे ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन सभी ग्रुपों में, सभी समूहों में जो फैमिली है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। मतलब फैमिली को क्या कहा गया, एक ग्रुप कहा गया। और कैसा ग्रुप, और जो अदर ग्रुप है उसकी तुलना में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप किसे कहा गया, फैमिली को कहा गया। तो फैमिली क्या है, यहाँ से एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, तो इम्पोर्टेंट ग्रुप है। परिवार जो है किससे मिलकर बना होता है, तो नॉर्मली जो फैमिली होता है वो एक माता पिता, एक या एक से अधिक बच्चों से मिलकर क्या होता है, फैमिली बना होता है, ठीक है। फैमिली को जो है समाज का इकाई कहा जाता है। मतलब फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, वो समाज की इकाई है। कि फैमिली को जो है समाज की इकाई क्यों कहा जा रहा है, देखिए समाज जो है वो किससे मिलकर बना है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं अपने बॉडी के लेवल पे, तो हमारे बॉडी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्योंकि इससे मिलकर क्या है, हमारी होल बॉडी बनी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। उसी तरीके से जो है फैमिली से मिलकर जो है कम्युनिटी का निर्माण होता है, फैमिली से मिलकर ही जो है सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। इसीलिए जो है फैमिली को क्या कहा गया है, सोसाइटी का बेसिक यूनिट कहा गया है, एक इकाई कहा गया है। एक फैमिली क्या है, हमारे समाज की क्या है, इकाई है। क्योंकि इससे मिलकर जो क्या हो रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ जो है हम इस बात को भी जानते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने ऐसा कहा था कि मनुष्य क्या है, वो एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेले नहीं रह सकता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने परिवार के साथ अन्य लोगों के बीच जो है वो अपने फैमिली के साथ अदर लोगों के वो इंटरेक्शन करके अंतर संबंध बना के वो व्यक्ति क्या करता है, वो अन्य लोगों के साथ रहता है, ताकि उनकी जरूरतें जो है, जो उनकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो सके। तो जब हम बात करते हैं फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा, तो जो इलियट है और मैरिज है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो फैमिली का डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखा है। द फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट फॉर्म्ड बाय हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब परिवार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ और एक या अधिक बच्चों से मिलकर बनी हुई जो है एक जैविक सामाजिक इकाई है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इसको जो है हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में सारा जो है इसके बारे में जान रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना, एक तो जाना फैमिली को क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट ग्रुप कहा गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फैमिली है माता पिता और एक या एक से ज्यादा बच्चों से मिलकर बनती है। इसके अलावा क्या है, फैमिली को जो है सोसाइटी का क्या माना जा रहा है, यूनिट माना जा रहा है। यहाँ पे पॉइंट जो है उन सभी को मिला के जो है क्या ये डेफिनेशन बनाया गया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो याद करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है कि जो परिवार होता है वो एक पति पत्नी एक या अधिक बच्चों से मिला हुआ कैसा है, एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्यों, क्योंकि जैविक क्यों, बायोलॉजिकल क्यों बोला गया, क्योंकि उनके बीच जो है बायोलॉजिकल रिलेशन, तो इसलिए इसको जैविक यूज किया गया। सोशल समाज के बीच रहता है, इसी से समाज का निर्माण होता है, ये यूनिट ऑफ सोसाइटी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सोशल यूनिट बोला गया। तो ये क्या है, इलियट और मैरिल के अकॉर्डिंग जो है वो फैमिली का डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। फैमिली की विशेषता क्या है, परिवार की विशेषता क्या है। ये सारे पॉइंट जो है वो उनकी विशेषता ही बताई गई पॉइंटों में। अब इनको जो है थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे ये परिवार का जो है कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये परिवार की विशेषता कैसे हुई। सबसे पहला है टाइप ऑफ मैरिज। देखिए, जब हम फैमिली का डेफिनेशन दे रहे हैं सिंपल वर्ड में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक माता है, एक पिता है और एक या अधिक बच्चों से मिलकर जो है परिवार बनता है। तो जब हम बोल रहे हैं माता पिता, तो वो जो आपस में जुड़े हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो वो मैरिज के द्वारा ही जुड़े हुए हैं ना। तो टाइप ऑफ मैरिज जो है वो परिवार की सबसे पहली और अनिवार्य विशेषता हो गई, क्योंकि मैरिज है जिसके द्वारा एक पति और एक पत्नी, मतलब एक मेल फीमेल दो कपल क्या हो रहे हैं, पति पत्नी अभी नहीं बोल सकते, लेकिन जो दो कपल है वो क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, मैरिज के द्वारा। यह टाइप ऑफ मैरिज इसलिए दिया गया है क्योंकि मैरिज का भी जो है ना वो बहुत सारे टाइप होता है।
इस चैप्टर में जो है टाइप ऑफ मैरिज को भी डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं उनमें से किसी भी एक टाइप के मैरिज द्वारा जो है दो कपल क्या है आपस में जुड़े हैं। तो सबसे पहले अब क्या है, दो कपल आपस में जुड़े, अब क्या होगा, परिवार के लिए क्या हो गया, एक बेस क्रिएट हो गया। अब फैमिली का निर्माण होगा। तो फैमिली के निर्माण में बेस जो है वो क्या है, मैरिज के द्वारा ही जो है वो क्या हो रहा है कि दो व्यक्ति जुड़ रहे हैं, उसके बाद जो है क्या होगा, धीरे धीरे करके फैमिली का निर्माण होगा। तो इसीलिए जो है सबसे पहली विशेषता और सबसे अनिवार्य विशेष परिवार की वही है टाइप ऑफ मैरिज, या फिर हम इसको सिंपल कह सकते हैं मैरिज। मतलब मैरिज का किसी भी टाइप से जो है दो कपल क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, जो परिवार के लिए क्या है सबसे पहली और अनिवार्य विशेषता है। दूसरा है हमारा सेक्स रिलेशनशिप। अब जो दो कपल है तो मैरिज के द्वारा जो है वो जुड़ गए आपस में, अब जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा जो है वो संतान की उत्पत्ति करेंगे, परिवार का जो वंश है वो आगे बढ़ेगा, परिवार का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। तो परिवार की जो दूसरी विशेषता है उसे बताया गया है सेक्स रिलेशनशिप को। तीसरा है हमारा सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन। देखिए अब क्या होता है कि जो है मतलब मैरिज हुआ, ठीक है, संतान की उत्पत्ति हुई, अब क्या है उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। उस बच्चे का जो नामकरण है वो किस बेसिस पे किया जाता है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का जो सिस्टम है, नामकरण की जो प्रथा है वो देखी जाती है परिवार में। और वो जो नामकरण होता है बच्चे का, जो घर के मुखिया होते हैं, चाहे वो मेल मुखिया हो चाहे फीमेल मुखिया हो, अपने वंश के नाम पे या उनके नाम पे जो है बच्चे का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। परिवार की क्या है विशेषता जो हमें परिवार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रोविजन। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि देखिए अब जब कोई व्यक्ति है, उनका अपना परिवार है, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो अब उनका पालन पोषण करना है ना। उनका पालन पोषण करने के लिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ रोजगार या व्यवसाय करता है, जिससे वहां से उन्हें जो पैसे मिलेंगे उसके द्वारा बच्चे का या अपने परिवार का पालन पोषण करे, भरण पोषण करे और जो है बच्चे की अपने परिवार की आवश्यकता को पूर्ति करे। तो ये भी जो है इकोनॉमिक प्रोविजन, ये क्या है, ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली का। ये भी हमें परिवार में देखने को मिलता है ना, क्योंकि परिवार का एक सदस्य वो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने के लिए जाता है, वो कोई व्यवसाय करता है या कोई रोजगार बिजनेस करे या कोई प्रोफेशन में हो या कहीं पे जाके मजदूरी करे, कुछ तो कर रहा है ना अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। तो ये भी क्या है, फैमिली का क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नेक्स्ट है हमारा कॉमन रेसिडेंट। देखिए अब फैमिली को एक सुरक्षा भी तो चाहिए, फैमिली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका जो आवास, जो रहने का जगह है, वो एक फिक्स जगह होना चाहिए ना रहने के लिए, जिसके अंदर जो है उसका उस व्यक्ति का परिवार रह सके। तो व्यक्ति को क्या होता है, कॉमन रेसिडेंस भी देखने को मिलता है। फैमिली जो है एक घर है, उसमें दो चार परिवार मतलब दो चार पांच मेंबर जो है वो रह रहे हैं, वो अब उस फैमिली के लिए क्या है, वो कॉमन रेसिडेंस है, वो तो उसको सुरक्षा प्राप्त करेगा और वहाँ जो है बच्चे का पालन पोषण होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कॉमन रेसिडेंस की जरूरत पड़ती है। और फैमिली में जो है हमें ये देखने को मिलता है, कोई भी परिवार है वो क्या है, एक अस्थायी रूप से, चाहे वो पक्के का मकान हो या कच्ची का मकान हो, लेकिन फिर भी वो एक अस्थायी रूप से जो है एक जगह रह रहा है ना, ताकि हमारे बच्चे का क्या हो, अच्छे से पालन पोषण हो सके। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी। इसका मतलब हुआ सार्वभौमिकता। फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है, अगर कोई भी व्यक्ति है उससे वो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग जरूर करता होगा। दुनिया का कोई व्यक्ति है वो किसी ना किसी फैमिली का सदस्य जरूर होगा। और फैमिली जो है वो क्या है, सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, उसे समाज की इकाई कहा गया है। इससे मिलकर क्या हो रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है। तो चाहे पहले के समय की बात ले लीजिए या आज के समय की बात ले लेते, फैमिली हमेशा से क्या रहा है, सोसाइटी का बेसिक यूनिट रहा है, समाज की क्या रहा है, बेसिक इकाई रही है। और फैमिली के बिना जो है वो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों, क्योंकि फैमिली क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। तो फैमिली क्या है, वो यूनिवर्सल है। कोई भी सदस्य आप उठा लीजिए, वो किसी ना किसी फैमिली का मेंबर जरूर होगा, किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो फैमिली क्या है, वो सार्वभौमिक है, ये भी उसकी क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इफेक्ट। फैमिली के जो लोग होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्यार, लव, केयर, सपोर्ट, ये सारी चीजें जो होती है, मतलब वो आपस में जो होता है ना, इमोशनली रूप से कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली रूप से अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये भी परिवार में हमें देखने को मिलता है उनके जो मेंबर के बीच। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर। जो फैमिली मेंबर होते हैं उनकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लीजिए माता है, पिता है, बच्चे हैं, उनका अपना अलग अलग क्या है, जिम्मेदारियां हैं। माँ की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर का जो है अपना अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चे के ऊपर भी जो होती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फैमिली में हमें क्या देखने को मिलता है, वो उनके मेंबरों के ऊपर जो है अलग अलग
रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और बच्चे में जो है दायित्व की भावना का जो विकास होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल जो है बच्चा, वो फैमिली के अंदर ही बनता है, क्योंकि फैमिली के अंदर उसको छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तुम इस काम को करो, इस काम की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं, तुम इस काम को करके दिखाओ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना होती है ना, उसका विकास जो है वो एक बच्चे में फैमिली के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार होता है वो लोगों के बीच है, फैमिली है और भी फैमिली उनके बीच है, तो जो नियम कानून होते हैं ना, इनके द्वारा वो बंधा हो। तो परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये नियम कानून रीति रिवाज जो भी है समाज को का उसको मानना होता है। इसके लिए उसे परिवार ही जो है क्या करता है, फोर्स करता है कि देखो हमारी सोसाइटी में ये नियम है कानून है, हमारी फैमिली के अंदर ये रूल रेगुलेशन है, इसको जो है तुम्हें मानना चाहिए। उसे भी जो है वो इस तरीके के नियम कानून रीति रिवाज को मानने के लिए फोर्स करता है। परिवार के द्वारा ही फोर्स किया जाता है ना कि हाँ हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और इस सोसाइटी का जो है ये रूल रेगुलेशन है, और इस सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो इनके नियम कानून को हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो फैमिली के मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो है वो बच्चे को फोर्स किया जाता है कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को जो है आपको मानना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बच्चा उसके अगेंस्ट जाता है या उसे मानने से इनकार करता है, तो परिवार उसे क्या करता है, जो फैमिली के अदर मेंबर होते हैं उसे इस बात के लिए समझाते हैं, डांटते हैं या फिर पनिशमेंट भी देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि फैमिली जो है वो सोशल कंट्रोल करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। सामाजिक नियमन का भी जो है काम कौन कर रहा है, फैमिली में के जो मेंबर है वो कर रहे हैं, फैमिली के द्वारा ये काम भी हो रहा है। ये भी इसका क्या है, एक विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर पोजिशन। ठीक है, हमने जाना है कि फैमिली क्या है, फैमिली जो है वो यूनिट है, ठीक है। वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसका, सोसाइटी का जो है एक आधारभूत इकाई है। तो फैमिली का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर पोजीशन बताया गया, केंद्रीय पोजीशन जो है वो फैमिली को बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है परमानेंट एंड टेम्पोररी। परमानेंट एंड टेम्पोररी कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली है ना उसे एक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, मतलब परिवार जो होता है वो संस्था होता है, फैमिली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, तो एक स्टेबल और यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन होता है फैमिली। ये इसकी परमानेंसी को शो करता है। लेकिन कभी कभी होता नहीं है कि फैमिली के जो मेंबर है, वो जो बच्चे हैं फैमिली में, ठीक है, उनकी शादी हो गई, फिर वो अपना नया परिवार बना लिए, इनसे जो है वो अलग हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एक टेम्पोररी नेचर भी जो है हमें फैमिली में देखने को मिलता है। एक तो ये परमानेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैमिली है वो अलग हो जाते हैं, जो बच्चे हैं वो अलग हो गए, वो अपना एक छोटा सा फैमिली जो है अलग बना लिए। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसमें टेम्पोररी नेचर भी जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो फैमिली में क्या होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए कुछ रीति रिवाज या कुछ ट्रेडिशन होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, ये क्या होता है फैमिली में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है, इनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मान लीजिए किसी फैमिली के जो मतलब बुजुर्ग लोग थे, जो दादा दादी थे, वो किसी तरीके का रीति रिवाज कल्चर को फॉलो करते थे, किसी तरीके का ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी ये चीजें ट्रांसमिशन होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी इन चीजों का ट्रांसमिशन होगा। तो फैमिली की ये भी विशेषता है कि उनका जो कल्चर है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होता है, उनका ट्रांसमिशन होता है, उनका स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस। फैमिली का जो है बच्चों के ऊपर रचनात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। देखिए बच्चा का जो है, एक बच्चा है वो परिवार के अंदर रह रहा है, फैमिली के अंदर है, तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है ना, जो समाजीकरण होता है ना, वो परिवार के द्वारा ही होता है। समाजीकरण का मतलब क्या, हम लोग बार बार इस वर्ड को जो है समझते हुए आ रहे हैं। समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि समाज के जो नियम कानून है उनको सीखना जानना, इसी को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है ज्ञान को ढाल पाएंगे, आप उसके अनुसार जो है चल पाएंगे। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फैमिली के द्वारा ही होता है। तो जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है फैमिली से जिस तरीके की टेंडेंसी को सीखता है, जिस तरीके के बिहेवियर को सीखता है, वो बड़ा होने पर जो है उसी तरीके का बिहेवियर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली का जो है उस बच्चे के ऊपर, जो उस फैमिली का जो बच्चा है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, एक रचनात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, एक क्या है, फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। या कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर समाज को उन्नत बनाना है तो उसके परिवार को उन्नत बनाना हो, तभी जाके जो है समाज उन्नत बन सकता है। तो बच्चे जो है उसका क्या होता है, उसके ऊपर फैमिली का क्या पड़ता है, एक रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वो जिस तरीके का एनवायरमेंट फैमिली द्वारा उसे मिलेगा, जिस तरीके से उसका समाजीकरण किया जाएगा, बच्चा बड़ा होकर उसी तरीके की टेंडेंसी, उसी तरीके का नेचर या उसी तरीके का बिहेवियर वो बच्चा क्या करेगा, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करेगा।
तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। ये समझ में आ गया। फैमिली साइकिल के अंदर जो है 8 स्टेजेस को डिफाइन किया गया है। बताया गया है कि फैमिली साइकिल के अंदर जो है टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। अब इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है एक एक करके जो है जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बताया जा रहा है फैमिली ओरिजिन एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है, जब हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार क्या होता है। जब हम फैमिली को डिफाइन करते हैं तो फैमिली जो होता है वो एक माता पिता एक या अधिक बच्चों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। तो जब फैमिली साइकिल का जो स्टार्टिंग स्टेज आ रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे से जो है इस फैमिली का जो साइकिल है उसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा जो है वो यहाँ से जो है फैमिली साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए। तो एक बच्चा है, अब वो क्या है कि वो फैमिली के बीच रह रहा है। अब फैमिली मेंबर को जो है उनसे क्या होता है, उनका अपना रिलेशन बिल्ड करता है बच्चा। जैसे कि मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, उनसे क्या करता है, वो एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उनके बीच जो है संबंधों का निर्माण करता है, ठीक है। स्टार्टिंग तो यही से होता है ना फैमिली का, कि रिलेशन बिल्ड करता है। तो स्टार्टिंग में यही बताया जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं फैमिली की ओरिजिन की, तो एक बच्चा है, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। परिवार में जो है एक बच्चा है, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले जो उनके मम्मी पापा भाई बहन है उनसे क्या करेगा, वो रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेगा, संबंधों का निर्माण करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जो है स्टार्टिंग में ही हमें फर्स्ट स्टेज में जो है ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहता है। इसके अलावा जो रीति रिवाज नियम कानून है घर के, उसको भी वो बच्चा सीखता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, वो एजुकेशन प्राप्त करता है। ये जो प्रोसेस होता है वो भी फर्स्ट स्टेज में जो है हमें देखने को मिलता है। बच्चे जो है अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, इसके साथ साथ जो है बच्चा क्या करता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो होता है फैमिली के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। दूसरा है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में लिविंग होम। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, बच्चे ने जो है वो एजुकेशन के लिए बच्चा जो है एजुकेशन प्राप्त कर रहा था, वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अब क्या हुआ, एक लिमिट तक जब तक वो अपने फैमिली के बीच रह के एजुकेशन प्राप्त कर सकता था तब तक उसने कर लिया फर्स्ट स्टेज में ही। ये हमें फैमिली के अंदर, हर एक फैमिली के अंदर जो है ये स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसको जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, लिविंग होम। अब बच्चा क्या है, वो मान लीजिए एडोलसेंट या एडल्ट एज का बच्चा हो गया, मान लेते हैं एडोलसेंट एज का बच्चा है या एडल्ट एज ग्रुप का बच्चा है। अब वो क्या है, इस कंडीशन में वो क्या करता है, लिविंग होम करता है। मतलब वो क्या करता है, अपने परिवार से जो है वो दूर जाता है, अपने घर से वो दूर जाता है, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में जाए, नौकरी, किसी तरीके का बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन बच्चा क्या करता है, सेकेंड स्टेज में फैमिली में देखने को यही मिलता है कि जो व्यक्ति है वो उसी बच्चे की बात होगी जिसके बारे में हमने ओरिजिन में बताया था। अब क्या है, वो बच्चा क्या करेगा, घर से दूर जाएगा, नौकरी के तलाश में, व्यवसाय के तलाश में, अपनी पढ़ाई के लिए वो क्या करेगा, बच्चा घर से दूर जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है, सेकेंड स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो उनके एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, सेम एज ग्रुप के, उसके साथ जो होता है उनका फ्रेंडली बिहेवियर होता है। अब ये बच्चा बाहर जाएगा तो वो दोस्तों के साथ रहेगा, काम करेगा, नई नई चीजों को सीखेगा। तो ये सारा चीज जो है वो सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा प्री मैरिज स्टेज। अब क्या है, अब यहाँ क्या है, वो नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया था। अब क्या है कि प्री मैरिज स्टेज, मतलब ये जो थर्ड स्टेज है इसमें उस बच्चे की, उस व्यक्ति की जो अब बड़ा हो चुका है वो बच्चा, उसकी शादी नहीं हुई, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, प्री मैरिज स्टेज कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि वो शादी के लिए जो है ना प्लानिंग कर, मतलब प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन करता है। मैरिज से पहले जो है वो वेडिंग की अपनी प्लानिंग कर रहा है, मैरिज का जो है वो प्लानिंग कर रहा है। वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। मतलब वो जो भी काम कर रहा है, जो भी बिजनेस व्यापार कर रहा है, उसमें वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी करने की कोशिश करेगा, उसको स्टेबल रूप से, मतलब सुचारू रूप चलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर उसके काम में स्टेबिलिटी होगी तब तो, अगर उससे जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, उसकी शादी होगी तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो अगर उसके पास जो है अपने परिवार का मतलब पालन पोषण करने के लिए उनके पास जो है सही से पैसे नहीं होंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी कैसे ले पाएगा। तो प्री मैरिज स्टेज में वो जो व्यक्ति है वो जॉब का तलाश करता है, उसको वो क्या करता है, ढूंढ लेता है, कंफर्म कर लेता है कि चलो हाँ ये कोई काम है या कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर हम कोई जॉब में जो है उसका मेंबर बन गए। तो ये क्या हो रहा है कि मैरिज की तैयारी चल रही है। इसके बाद क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो होता है एक कॉमन जो है रेसिडेंट, रहने के लिए घर का जो है वो निर्माण करता है। अगर घर नहीं है तो वो घर का निर्माण करता है।
कि जो हमारा परिवार हो, नया परिवार होगा, वो कहाँ रहेगा, उसके लिए वो क्या करता है, घर का निर्माण करता है। तो ये क्या है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी एबिलिटी, जो भी उसका सोसाइटी में स्टेटस है, अपनी एबिलिटी है, जो भी उसका इकोनॉमिकल स्टेटस है, इसके बेसिस पे वो क्या करता है, लाइफ पार्टनर का जो है सिलेक्शन करता है, उनका वो चुनाव करता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। तो वो रिश्ते को जो है ढूंढना शुरू करता है। इसके अलावा जो व्यक्ति होता है वो शेविंग करने लग जाता है, मतलब पैसों की बचत भी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है। तो प्री मैरिज स्टेज में जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है फैमिली के अंदर। अब मतलब यहाँ तक जो है वो जॉब ढूंढने के लिए या पढ़ाई करने के लिए गए या किसी काम से उन्होंने घर से दूर बच्चा, लेकिन इसमें क्या है कि उन्हें किसी न किसी कारोबार में या किसी न किसी प्रोफेशन या बिजनेस किसी का जो हिस्सा बनना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर जो उसकी फैमिली जो है वो उसको जो जिम्मेदारियां मिलने वाली है उसका वो किस तरीके से उसका वो निभाएगा। तो इसके लिए जो है ये सारा प्रिपेयर होता है। इसके साथ साथ जो है प्री मैरिज में ये भी हो सकता है कि उसकी जो वेडिंग प्लानिंग है किस तरीके से करना है, एंगेजमेंट, शादी की शॉपिंग, ये सारा चीज भी जो है वो प्री मैरिज स्टेज में जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ स्टेज, कपल विदाउट चाइल्ड। अब इस स्टेज में क्या है कि उस जो व्यक्ति है उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, वो कपल है लेकिन विदाउट चाइल्ड है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो कपल होते हैं वो एक दूसरे को और ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, और चाहे फीमेल के साइड से हो चाहे वो मेल के साइड से हो, उनके जो भी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जो भी है, उनके साथ भी वो क्या करते हैं और ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जो है और ज्यादा रिलेशन जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस स्टेज में देखा जाता है, फोर्थ स्टेज में हमें देखने को मिलता है फैमिली के अंदर। इसके साथ साथ वो जो कपल होते हैं बेबी का भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेज, फैमिली विथ न्यू चाइल्ड। अब क्या है, अब फैमिली के अंदर जो है एक न्यू चाइल्ड, एक न्यू मेंबर जो है ऐड हो चुका है। वो हमारे फैमिली साइकिल का कौन सा स्टेज है, फिफ्थ स्टेज। तो अब ये नया मेंबर जब ऐड होता है तो वो जो कपल है, पहले तो कपल थे लेकिन अब वो क्या है, पेरेंट्स बन गए हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बच्चे का पालन पोषण करना है, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, उनके ऊपर क्या हो गया, जिम्मेदारियां देखने को मिलती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो इंसान, वो जो कपल है वो उसे समझते हैं और उसे वो अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ जो है इस जो स्टेज है फैमिली विद न्यू चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, जो कपल होते हैं उन्हें अपने बड़ों की भी जो है अहमियत समझ में आती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो न्यूली मैरिड कपल है, उन्हें उतना ज्यादा पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का केयर किस तरीके से करना है, उनको किस तरीके से खाना खिलाना है, तो ये सारी चीजें पता नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे दादा दादी हो गए, तो इस कंडीशन में जो बड़े घर के होते हैं उनकी अहमियत जो होती है वो व्यक्ति को महसूस होती है। अगर वो नहीं है तो उनकी कमी महसूस होगी या उनकी अहमियत जो है व्यक्ति को समझ में आती है। तो ये स्टेज में जो है हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है एक फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ स्टेज, इसमें है फैमिली विद एडल्ट चाइल्ड। अब ये जो बच्चा है जो अभी न्यू चाइल्ड था, अब ये क्या हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, या तो ये एडोलसेंट या एडल्ट एज ग्रुप में जो है वो बच्चा जा चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा अब वो एडल्ट हो चुका है तो वो बच्चा क्या करेगा, अपना पढ़ाई करना, नौकरी करना, इस सब की तलाश में वो जाएगा, इंटरव्यू देना। तो ये सारा काम जो है वो बच्चा जो है वो करता है, मतलब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, कॉलेज जाना, ये सारा जो काम है, ये जो फैमिली साइकिल का ये स्टेज है, सिक्स स्टेज, इसमें जो है वो बच्चा क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ स्टेज, प्रोजेक्शन ऑफ चाइल्ड। अब ये बच्चा क्या हो चुका है, एडल्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि बच्चा जो है वो क्या है, उसको प्रोजेक्शन, मतलब अब बच्चा जो है किसी काम से, किसी नौकरी, व्यवसाय या व्यापार के कारण जो है वो अब घर से दूर जाएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, उनके जो माता पिता होते हैं उन्हें एक तरफ जो है अकेलापन भी महसूस हो रहा होता है, तकलीफ भी हो रहा होता है कि मेरा बच्चा है वो बाहर चला जाएगा, फिर हम अकेले कैसे रहेंगे, क्योंकि माता पिता जो है वो शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं ना, क्योंकि एज उनका बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, माता पिता को थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ माता पिता को ये गर्व भी महसूस होता है, प्राउड भी फील होता है कि चलो मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, वो कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है। इस स्टेज में क्या होता है, वो बच्चा जो होता है इसके साथ उनके माता पिता उस बच्चे लाइफ को लेके, उनका जो शादी विवाह है इसको भी लेकर जो है उनको चिंता सताती है कि बच्चे का जो है सही तरीके से जो है शादी विवाह कर देना चाहिए। तो इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उनका जो है वो अपना जो एजुकेशनल लाइफ है उसको वो कंप्लीट करके वो मैरिटल लाइफ को इंटर कर जाते हैं, उनका शादी विवाह हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब न्यू मेंबर जो है फैमिली में ऐड होता है, उनके बच्चे होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो दादा दादी के साथ जो है वो खेलते हैं कूदते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं उनको। तो इनसे क्या होता है, उनको भी थोड़ा अकेलापन जो होता है वो कम लगता है, ठीक है। और इनके साथ जो है, छोटे बच्चों के साथ जो है उनका जो टाइम है वो धीरे धीरे जो है वो बीतता चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8 स्टेज, लेटेड फैमिली लाइफ। अब क्या है, अब माता पिता की उम्र जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ओल्ड एज की ओर बढ़ चुके हैं और 60+ हो चुकी है मान लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये जो एडल्ट चाइल्ड था वो क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र। अब इस कंडीशन में क्या है, उसके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो बूढ़े हो चुके हैं। उनको जो फिजिकली रूप से जो है वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, उनकी जो क्षमता है काम करने की ये सारी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, अस्पताल के चक्कर काटना, अब उनका रिटायरमेंट भी हो गया है, तो कम पैसों में जो है उन्हें घर चलाना, इस तरीके की जो है दिक्कतों का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो है वो अपने लाइफ को जो है ना इवेल्युएट भी करते हैं, मतलब पास्ट में जो भी उनका जिंदगी जो है उसमें जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी उनकी जर्नी रही है, उनको वो क्या करते हैं, उनका वो मूल्यांकन करते हैं, उनको वो सोचते हैं वो अच्छा रहा है, कुछ कमी रही है, हमें कुछ करना था हम नहीं कर पाए, इस तरीके की चीजें जो है वो व्यक्ति सोचता है। तो एक स्टेज में जो है वो क्या है, वो अकेलापन से सफर करता है, उन्हें अकेलापन जो है सताता है, परेशान करता है। तो ये क्या था, हमारा फैमिली साइकिल का जो है एक स्टेज है। ये एक स्टेज जो है ये फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए तो कहा गया फैमिली साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, ये खत्म नहीं होता। एक जनरेशन गया, दूसरा आया, तीसरा फिर ऐड हुआ, चौथा आया, मतलब ये कंटिन्यूअस जो है ये साइकिल क्या करता है, वो रन करते रहता है, ये चलते रहता है। स्टार्टिंग हुआ था एक बच्चे से, बच्चे का जन्म हुआ था, फिर वो बच्चा अपने घर को छोड़ के बाहर गया नौकरी या फिर प्रोफेशन की तलाश, उसके बाद क्या है प्री मैरिज स्टेट आया, फिर बच्चे का मैरिज हुआ, मैरिज के बाद जो है बच्चा, वो जो कपल है वो विदाउट चाइल्ड है, फैमिली विद न्यू चाइल्ड, फिर फैमिली, वो बच्चा फिर बड़ा हो गया, फिर उस बच्चे ने जो है वो पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी या किसी काम के सिलसिले में वो फिर बच्चा घर से दूर जाता है, फिर लास्टली जो पेरेंट्स है वो अकेले रह जाते हैं, उनका जो फिजिकली जो उनकी क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, अस्पताल के चक्कर काटना, खर्चे बढ़ जाना, इस तरीके की जो चीजें हैं, कम खर्चों में घर चलाना, और या फिर हो सकता है उनके जो लाइफ पार्टनर है उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए। तो इन सभी के ये सारा इवेंट जो होता है वो इस स्टेज में जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कंप्लीट फैमिली साइकिल। आई होप कि आपको ये जो है फैमिली साइकिल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैमिली मेंबर। कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए या उस फैमिली में मौजूद जो भी मेंबर है उसके लिए इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है इंटरडिपेंडेंसी का, इसको हम समझते हैं। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब हुआ एक दूसरे पे निर्भरता। तो परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, चाहे फैमिली में 2-4 मेंबर हो, मान लीजिए फादर है, मदर है, बच्चे हैं, तो पिता किसी चीज के लिए जो है बच्चों पे डिपेंड है, बच्चे जो है किसी चीज के लिए अपने फादर पे डिपेंड है, बच्चे जो है अपने मदर पे डिपेंड है। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति जो है फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो किसी अन्य चीजों के लिए जो है वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। इसको क्या कहा जा रहा है, इंटरडिपेंडेंसी जो है वो फैमिली के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है इसको हम समझते हैं। परिवार जो है, फैमिली है, उसे जो है एक प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। मतलब परिवार जो है वो क्या है, एक प्राथमिक सामाजिक संस्था है। इंस्टीट्यूशन का मतलब वो संस्था। परिवार को जो है वो संस्था क्यों कहा गया, इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि जो परिवार है ना, हम लोग जानते हैं, इस चीज को जान रहे हैं कि फैमिली जो है वो क्या है, वो सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, वो समाज की क्या है, इकाई है। जो समाज की जो बुनियादी आवश्यकता होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है एक सोसाइटी की, जो बेसिक नीड होती है, उसको जो है पूरा करने का काम कौन करता है, फैमिली करता है। इसके साथ साथ जो फैमिली है वो रूल रेगुलेशन ट्रेडिशन नियम कानून परंपरा के साथ जो है वो चलता है। इसीलिए जो है फैमिली को क्या कहा गया है, इंस्टीट्यूशन कहा गया। फैमिली के मेंबर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, अब उसके जो मेंबर है वो ओल्ड हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो नया मेंबर है, अब उससे वो फैमिली चल रही है। तो मेंबर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको चलाने के लिए जो नियम कानून रीति रिवाज है वो क्या है, वो फैमिली के अंदर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो फैमिली क्या कर रहे हैं, हमारे जो समाज है उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, उसको क्या करती है, पूरा करने का काम करती है। इसीलिए फैमिली को क्या बोला गया, इंस्टीट्यूशन बोला गया। तो फैमिली के जो लोग होते हैं, चाहे माता पिता भाई बहन जो भी हैं, इस तरीके के जो है रिलेशन हमें फैमिली के मेंबर के बीच देखने को मिलते हैं। और वो लोग जो होते हैं आपस में क्या होते हैं,
कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, भावनात्मक रूप से जो है जुड़ाव उन लोगों के बीच देखने को मिलता है। और वो लोग क्या होते हैं, अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है कि वो एक मान लीजिए पेरेंट्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि एक बच्चा है वो अपनी किसी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पे निर्भर है। तो फैमिली के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि फैमिली के जो मेंबर है वो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए और फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके बीच जो है क्या देखने को मिलता है, तो इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है, अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, इसका पहला इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि जो फैमिली के मेंबर है ना, वो हर एक मेंबर की अपनी खुद की भी नीड होती है। इसके साथ साथ जब वो कंबाइंड रूप में रह रहे हैं, जिसे हम फैमिली बोल रहे हैं, तो फैमिली की भी अपनी कुछ नीड है, अपनी कुछ आवश्यकता है। तो इससे क्या होता है कि जब फैमिली जो है एक साथ रह रहे हैं, तो उनके मेंबर जो है ना, एक टाइम के लिए अपनी नीड को साइड में रखिए, अपनी नीड को जो है साइड में रख देते हैं, उसकी उतनी परवाह ना करते हुए अपने परिवार की जो आवश्यकता है उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं और बिल्कुल प्रेम भाव से जो है उनकी आवश्यकता को जो है वो पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो दो चार लोग हैं वो फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली मेंबर, और हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम जो मेंबर हैं जिनसे मिलकर ये फैमिली बनी है वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, किसी भी चीज के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। अगर जरूरत के समय हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी नीड को जो है कुछ समय के लिए साइड रखते हैं। फैमिली का जो हर मेंबर होता है वो फैमिली के नीड को प्रायोरिटी देता है और वो काम वो खुशी से करता है, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं, बल्कि वो खुशी से करता है। तो इंटरडिपेंडेंसी का जो है ये पहला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा, उसका कुछ और इच्छा है, उसका कुछ और करने का मन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी वो फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी माता पिता की बात मान लेते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जो है वो काम करते हैं। किस वजह से? तो उनके बीच क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है। इसी का इम्पोर्टेंस जो है हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर किसी तरीके का कोई इशू हुआ, किसी तरीके की कोई समस्या हुई या कोई टॉपिक है, तो उस पर जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो साथ बैठ के उस टॉपिक पे जो है विचार विमर्श करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके अलावा जो फैमिली के बड़े लोग होते हैं, जो बड़े सदस्य होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं फैमिली के, उनको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। वो उनको क्या करते हैं, छोटे बच्चे को इस तरीके से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर फैमिली का जो कोई मेंबर है, किसी अदर मेंबर को उसकी जरूरत पड़ी, तो वो क्या होता है, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए उनको समस्या के समय जो है, प्रॉब्लम वाले सिचुएशन के समय जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर है वो बीमार पड़ गया, इस कंडीशन में क्या होता है, अदर फैमिली मेंबर जो है उनकी सेवा में, उनकी देखभाल में जो है जुट जाते हैं। तो ये सारा चीज क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उनके बीच क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है। इसके साथ साथ जो इसका एक और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो फैमिली होता है ना, अब मान लीजिए एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, न्यू जनरेशन, फिर न्यू जनरेशन, इस तरीके से फैमिली जो है आगे बढ़ता चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, उनका जो ट्रेडिशन होता है, जो उनकी परंपराएं होती है, जो उनका रीति रिवाज होता है, उनको वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो इम्पोर्टेंट था किसका, फैमिली और फैमिली मेंबर जो है उनके बीच जो इंटरडिपेंडेंसी पाई जा रही है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, क्या क्या महत्व है, एक एक करके डिस्कस किया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया।